क्या किया रातों रात, कैसे बीजेपी उनको अपने खेमे में ले आई। अजीत पवार क्या चाचा शरद पवार को यहां पर गच्चा दे दिया। उन्होंने पॉलिटिकल जो सबसे शार्प नेता कहे जाते थे वही नहीं समझ पाए कि उनका भतीजा कैसे बीजेपी के पास चला गया और कितने विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास है। इस बारे में जरा तफसील से बताइए। विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद अजीत पवार से जिस तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है शरद पवार का, वैसे ही विवेक से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच जो आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर वो है, कल रात तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन रातों रात ऐसा सियासी भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में आया। उसके बाद सुबह सवेरे आज संजय राउत शिवसेना के नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 बड़ी बातें कही। पहली बात तो ये कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज अजीत पवार और उनके साथ जाने वाले विधायकों को माफ कभी नहीं करेंगे, यानी महाराष्ट्र अस्मिता का कार्ड उन्होंने खेला। दूसरी बात, राजभवन की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया, सैकड़ों सवाल उठाया। राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राजभवन की भूमिका सही नहीं है, लोकतंत्र के मुताबिक नहीं है। इधर जैसे ही यह खबर आई कि अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया है, कांग्रेस हमलावर हो गई एनसीपी पर। हालांकि शिवसेना की तरफ से शरद पवार को अच्छे उनको लेकर के अच्छे बयान दिए जा रहे हैं। विवेक गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये तीसरा मौका है जब मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जरा बताइए कि अजीत पवार कहां हैं, उनके साथ कितने विधायक हैं और शरद पवार को कैसे ये भनक नहीं लगी कि अजीत पवार बागी हो गए। अरुण, देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं, उनके नेता अजीत पवार, उनके नेता भी नहीं कहेंगे, उनके रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं खुद के अजीत पवार, वो परिवार में क्या चल रहा है उन्हें इस बात की भनक शरद पवार को नहीं लगी थी। जिस तरह से संजय राउत, अभी फिर से मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अभी संजय राउत खुद यहाँ पे मातोश्री पहुँचे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अजीत पवार का जो डिसीजन है वो किसी को भी नहीं पता था। और संजय राउत को साफ तौर पर एक बड़ा बयान भी दिया कि अजीत पवार की जगह राजभवन में नहीं बल्कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नर की जो पूरी प्रक्रिया उसके ऊपर सवाल खड़े किए। आखिरकार सुबह सुबह 5 और 5:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति शासन कैसे हटा दिया जाता है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। जब हमने उनसे बार बार पूछने की कोशिश की कि आखिरकार बिना शरद पवार के परमिशन के इतना बड़ा डिसीजन एनसीपी में कैसे हो सकता है, तो संजय राउत को साफ तौर पर कहना है कि शरद पवार को इस पूरे मामले में लूप में रखा ही नहीं गया। अजीत पवार ने खुद डिसीजन लिया है। और अरुण, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार के साथ तकरीबन 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई हुई है। दूसरी तरफ जो सूचना, जो जानकारी मिल रही है, शिवसेना के भी कुछ तकरीबन 15 से 17 विधायक वो भी बीजेपी के साथ है। यानी बीजेपी अब दावा कर रही है कि उनके पास 170 का आंकड़ा है। यानी आप समझ सकते हैं 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में, उसमें 145 सीटें चाहिए। अब बीजेपी दावा करी कि उनके पास 170 सीटें हैं। अब बीजेपी ने सरकार भी बना ली एनसीपी के साथ। अब ये नई पार्टी का नाम क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार बागी हो गए हैं अपनी पार्टी और अपने परिवार से, वो काफ़ी बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। और साफ तौर पर संजय राउत का ये कहना है कि अजीत पवार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो जो कीमत वो कौन सी होगी, वो शिवसेना कीमत देने वाली है या फिर उन्हें शरद पवार की पनिशमेंट देने वाले हैं, उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार कहाँ हैं, किस जगह हैं, इस बात की जानकारी नहीं है। राजभवन में वो सुबह तकरीबन 5:30 बजे पहुँचे थे। 8 बजे के आसपास पूरी तरह से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने सीएम शपथ ली और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की। अब ये खबर आ रही है कि मुंबई के वाई चौहान में उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काफी ज्यादा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विवेक हमारी भी नजर होगी, क्योंकि उसी